24 दिसंबर 1911, सिंकोटा, हंगरी। सिंकोटा शहर में एक घर था। घर काफी बड़ा था। घर का मालिक बेलाकिस सुबह सुबह उठता है और घर के बाहर आता है और उसी समय वो डेकोरेशन का काम शुरू कर देता है, क्योंकि आज क्रिसमस ईव थी और सभी लोग अपने घरों को सजा रहे थे। बेलाकिस अपनी वाइफ मारिया के साथ मिलकर पूरे घर को डेकोरेट करता है। दोनों बहुत खुशी खुशी ये सारा काम कर रहे थे। कुछ ही घंटों की डेकोरेशन के बाद बेलाकिस तैयार होता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। वो काम पर सारा दिन रहता है। फिर शाम के लिए वो काफी एक्साइटेड था, क्योंकि आज उन्होंने कई सारी चीजें प्लान कर रखी थी। शाम के टाइम वो वापस अपने घर आता है। जब वो घर आता है, घर तो काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर के पास जाता है वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। आमतौर पर उसकी वाइफ ऐसा नहीं करती थी। वो घर के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो घर की सभी लाइट अंदर से बंद थी। ये उसे काफी अजीब लगता है। वो एक एक कर घर की सभी लाइट्स को ऑन करता है और अपनी वाइफ मारिया को आवाज लगाता रहता है। धीरे धीरे उसने घर की सभी लाइट्स को ऑन कर लिया था, लेकिन उसकी वाइफ मारिया कहीं भी नहीं थी। अपने घर को अच्छे से चेक करने के बाद वो घर के बाहर जाता है और आस पड़ोस के जो लोग थे अपने नेबर्स से पूछना शुरू कर देता है कि आपने मारिया को देखा। सभी लोगों का यही कहना था कि उन्होंने मारिया को देखा ही नहीं। अब ये बेलाकिस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी वाइफ चली कहाँ गई। वो वापस अपने घर के अंदर आता है। फिर से घर में जाकर उसे आवाज लगाने लगता है। थोड़ा टाइम घर पर वेट करने के बाद वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। लेकिन जैसे ही वो किचन में एंटर होता है, वो देखता है कि जमीन पर नीचे कुछ पड़ा हुआ है। वो एक लेटर था। वो इस लेटर को उठाता है। जब वो इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो ये पढ़ते ही बेलाकिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। ये काम सा लेटर नहीं था। इस लेटर से शुरुआत होने वाली थी एक ऐसे केस की जिसमें आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला था जो कि किसी ने कभी बिलीव नहीं किया। हाय, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं वनिम शो। मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। अभी ये जानने से पहले कि उस लेटर में लिखा क्या था और वो लेटर किसने बेलाकिस के घर छोड़ा था, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। आखिर ये बेलाकिस था कौन? सिंकोटा शहर में उस टाइम पर, शहर तो क्या कहें, ये एक तरीके का गांव था। यहाँ पर काफी सारे घर थे और इन सभी घरों से दूर थोड़ा सा हटके एक बहुत बड़ा घर था और ये शहर का सबसे बड़ा घर था। इसके आसपास 2-4 घर और थे। ये घर काफी सालों से खाली था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला मालिक कहीं और शिफ्ट हो गया था यूरोप में ही। इस घर को बेलाकिस खरीद लेता है और अपनी वाइफ के साथ इस घर में एंटर होता है। ये घर काफी बड़ा था तो लोग नोटिस करते हैं कि कोई बहुत अमीर आदमी इस घर में आया होगा। आसपास के लोगों से बेलाकिस बात करता है। बहुत अच्छा था तो आसपास के जो लोग थे उनके साथ दोस्ती हो जाती है। और ये जो बेलाकिस था, इसके घर से थोड़ी दूर एक टीन की फैक्ट्री थी, छोटी सी, और वहां पर 2-4 लोग इसने काम के लिए रखे थे और वहां पर ये अपना काम करता रहता था। अगर बात करें इसकी वाइफ की, तो बेलाकिस की वाइफ की एज इससे पूरी 15 साल कम थी। यानी कि बेलाकिस 36 साल का तो उसकी वाइफ थी सिर्फ 21 साल की। इसी वजह से दोनों के रहने के तरीके में काफी डिफरेंस था। इसकी वाइफ थोड़े ही दिन में पूरे शहर में मशहूर हो गई कि ये लड़की बहुत सुंदर है और लोगों से बहुत खुलकर बात करती है। और जो लड़के उसकी एज के थे, आमतौर पर देखा जाता था कि वो उनसे बहुत फ्लर्ट करती है। इस वजह से बेलाकिस और उसकी वाइफ मारिया के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों रहते एक साथ थे। और बेलाकिस की वाइफ मारिया कई बार बुडापेस्ट काम के लिए जाती थी और वहां पर उसके कई सारे दोस्त थे और ये बात बेलाकिस को अच्छी लगती नहीं थी। तो खैर, अब बात करते हैं कि उस लेटर में बेलाकिस ने देखा क्या। ये लेटर बेलाकिस की वाइफ मारिया ने ही वहां पर छोड़ा था लिखकर। उसमें उसने लिखा था कि वो अब यहाँ पर उसके साथ नहीं रह सकती। वो अपने एक दोस्त जिसका नाम पॉल भिकारी था, उसके साथ यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है और अब बेलाकिस उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। मतलब कि बेलाकिस की वाइफ अपने एक फ्रेंड के साथ भाग चुकी थी, जिस बात का डर बेलाकिस को काफी समय से था और इसी वजह से वो अपनी वाइफ को रोका भी करता था कि तुम ऐसे ज्यादा लड़कों के साथ बात मत किया करो।
ये पढ़ते ही बेला किस काफ़ी दुखी हो जाता है और बाहर के लोग थे जिनसे पहले वो बात करके आया था, वो जब पूछने आते हैं क्या मारिया वापस आई या नहीं, बेला किस उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त पॉल भिखारी के साथ भाग गई है। ये सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इसकी भनक भी थी। इस चीज़ का बेला किस के दिमाग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बड़ी दुख की बात थी उसके लिए। वो काफ़ी अकेला हो जाता है क्योंकि ना तो उसके बच्चे थे, ना ही घर में कोई और था, सिर्फ वो और उसकी वाइफ थी। अब उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग चुकी थी। क्रिसमस और नया साल बेला किस के लिए बहुत ज़्यादा सैड रहता है। वो अपने घर के अंदर रहता है, किसी से कोई कुछ बात नहीं करता। आसपास के लोग आते हैं उससे बात करने के लिए और कहते हैं कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो सबको मना करता है और अकेला घर में बैठा रहता है। अब कुछ दिनों के बाद बेला किस थोड़ा थोड़ा सही तो होने लगता है, लेकिन वाइफ के जाने के बाद उसे घर का सभी काम खुद से करना पड़ता था और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। तो आसपास के लोगों से वो बात करता है और कहता है कि मुझे एक मेड चाहिए, तुम लोगों की नज़र में कोई मेड है तो मुझे बता दो। अब लोग भी उसकी हेल्प करना चाहते थे। वो कहते हैं कि कोई नहीं, शाम तक तुम्हें ढूंढ देंगे। यहाँ पर उसके नेबर्स एक लेडी से बेला किस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उसके घर में काम करने के लिए मान जाती है। उसका नाम था मिसेस जाकोबिक और वो एक विडो थी, यानी कि विधवा थी, और उसके घर में भी कोई नहीं था। इस वजह से वो काम करती थी अपने घर को चलाने के लिए। वो बेला किस के पास आती है, बेला किस का घर देखती है। घर काफ़ी बड़ा था और इस वजह से वो पैसे भी ज़्यादा मांगती है। बेला किस पैसे देने के लिए तो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक अच्छी मेड चाहिए जो कि घर का ध्यान रखे अच्छे से। बाद में मिसेस जाकोबिक और बेला किस के बीच डील डन हो जाती है और उस घर में वो काम करने के लिए मान जाती है। जब पहले दिन मिसेस जाकोबिक घर में आती है तो बेला किस उससे पूरा घर दिखाता है और बताता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ सफाई करनी है, क्या क्या काम करना है। बेला किस उसे बताता है कि तुम्हें पूरे घर में सफाई करनी है, लेकिन सिर्फ एक कमरे को छोड़कर। उस कमरे को ना तो तुम साफ कर सकती हो और ना ही तुम उसके अंदर जा सकती हो। यानी वो साफ साफ कहता है कि जो मेड थी मिसेस जाकोबिक उस कमरे के अंदर ना तो देख सकती है और ना ही जा सकती है, और वो अच्छे से लॉक वहां पर लगा कर रखता था। पहले पहले तो ये बात मिसेस जाकोबिक को अजीब लगती है, लेकिन वो सोचती है कि मेरा तो काम ही कम हो रहा है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन चलते जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था। बेला किस काम के लिए चला जाता है, लेकिन फिर बाद में वापिस आ जाता है कुछ ही टाइम के बाद। जाकोबिक आती है, वो देखती है कि बेला किस अपने रूम में गया है, तो तभी वो किचन में जाकर उसके लिए पानी लेकर आती है और उसके रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होती है, वो देखती है कि बेला किस तो वहाँ था ही नहीं। अब ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी अभी उसकी आंखों के सामने ही तो वो रूम के अंदर गया था। मिसेस जाकोबिक रूम के बाहर आती है और आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ लगाती है तभी बेला किस अपने ही रूम से बाहर आता है। ये देखकर जाकोबिक काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि अभी 5 सेकंड पहले उसने रूम को अच्छे से देखा था, वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये बेला किस कहाँ से आ गया, और उस रूम में ना तो कोई दूसरा दरवाज़ा था जिससे बेला किस अंदर आ सके। बेला किस से वो पूछती है कि अभी तो तुम यहाँ पर नहीं थे, फिर कैसे आ गए। वो हंसता है और कहता है कि तुम्हें शायद इल्यूजन हुआ होगा, तुम जाओ अपने काम पर। और ये कहकर ही वो घर से निकलकर फिर से काम के लिए चला जाता है। जाकोबिक श्योर थी कि उस रूम में कोई नहीं था, तो ये रूम में अंदर कैसे आया, ये सब कुछ कैसे हुआ, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। जाकोबिक को थोड़ा सा अजीब इस घर में लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय वो घर में बैठी हुई थी। वो सोचती है कि बेला किस ने मुझे घर में कहीं भी जाने की परमिशन दी है, लेकिन उस एक कमरे में क्या है। शाम के टाइम वो देखती है कि बेला किस आएगा, अपने रूम में चला जाएगा। रात होती है, बेला किस आता है, खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम का वो लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर मेड को पता था कि वो बाहर नहीं आएगा, तो वो जाती है उसी रूम की तरफ जहाँ पर उसे जाने के लिए मना किया था। वो उस रूम में एक होल था, वहाँ से अंदर देखने की कोशिश करती है। डरती डरती जैसे ही वो अंदर देखती है, उसे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बस ये दिखाई देता है कि दीवार के पास कुछ पड़ा हुआ है। ये देखते ही उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो वापस अपने रूम में आ जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह सुबह जब वो उठती है, घर का काम करती है
और काम करने के बाद दोपहर का समय हो जाता है। घर में वो अकेली थी। तभी बाहर कोई दरवाजा नॉक करता है। जाकोबिक दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पास एक ट्रॉली है और उसके ऊपर उसने कुछ ड्रम्स को रखा हुआ है। वो जाकोबिक से कहता है कि मुझे मालिक ने यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा है। जाकोबिक पूछती है किसने? वो कहता है कि बेला किसने। वो कहती है कि मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कोई सामान आने वाला है और ये ड्रम्स की तो कोई नीड ही नहीं है। शायद तुमसे गलती हो गई होगी, कहीं और डिलीवर करना होगा, तुम यहाँ पर आ गए। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है बेला किसने ये मंगवाया है, पहले भी मैं देख कर गया हूँ। वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई ड्रम नहीं है। वो आदमी कहता है कि चलो ऐसा करता हूँ, कुछ टाइम बाद आ जाता हूँ जब वो वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि इस समय तो वो काम पर होंगे। ये देखकर मेड थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता कि बेला किस कब काम पर जाता है, कब वो नहीं होता। वो कहती है कि ठीक है, तुम शाम को आ जाना। वो आदमी फिर से शाम को आता है। बेला किस से बात करता है और वो ड्रम्स को घर के अंदर रखवा लेता है। जाकोबिक कहती है कि मुझे माफ करना, पता नहीं था कि आपने मंगवाए हैं। बेला किस कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में चला जाता है। लेकिन जाकोबिक को ये चीज़ अजीब लगती है कि ये ड्रम्स करने क्या है। फिर वो सोचते हैं कि शायद इसने कल काम पर लेकर जाने होंगे। तो ये सोचकर वो चली जाती है रूम में और सो जाती है। जब वो सुबह उठती है, घर के अंदर कोई नहीं होता। बेला किस उन ड्रम्स को लेकर कहीं पर जा चुका था। कुछ टाइम के बाद बेला किस वापस घर आता है और जब मेड पूछती है कि वो ड्रम्स कहाँ पर हैं जो कल आए थे, बेला किस कहता है कि जिस काम के लिए वो आए थे अब वो काम हो चुका है। तो मेड उस बात को इग्नोर कर देती है और उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। लेकिन इसके 1-2 दिन के बाद वो आदमी फिर से कुछ ड्रम्स लेकर आता है। इस बार फिर से वो ड्रम्स घर के अंदर रख जाता है और चला जाता है। अब मेड सोच रही थी कि आखिर इनका काम क्या है, लेकिन यही बात बाहर खड़ा एक आदमी भी सोच रहा था, जिसका घर बेला किस के घर के थोड़ा पास ही में था। उसे भी ये चीज काफी अजीब लगती है। कारण क्या है आपको पता चल जाएगा। अब वो आदमी सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बताता है कि बेला किस के घर ऐसे ड्रम्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो शराब की, अल्कोहल की स्मगलिंग कर रहा है। पुलिस वालों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय उस शहर में, तो वो काफी चौकन्ना हो जाते हैं। अब इसके अगले ही दिन 2 पुलिस ऑफिसर जाते हैं बेला किस के घर और उससे कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर शराब वगैरह कहाँ से मिल रही है। वो कहता है कि यहीं से मिल रही होगी, मार्केट से। तब वो पूछते हैं कि तुम शराब कहाँ पर बेचते हो। वो कहता है कि मैं तो शराब बेचता नहीं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम इल्लीगल शराब बेचते हो और उसके तुमने ड्रम भर रखे हैं। बेला किस कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने कई बार ड्रम्स को मंगाया तो वो कहाँ पर पड़े हैं। बेला किस कहता है तो अच्छा, इस वजह से आप सोच रहे हैं कि मैं शराब बेचता हूँ। वो कहता है कि रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद बेला किस अपने रूम में जाता है और वहां पर एक चाबी लेकर आता है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को साथ लेकर उसी रूम में जाता है जहां पर उसने मेड को जाने से मना किया था। उसका दरवाजा खोलता है। अंदर मेड पहली बार देखती है कि क्या पड़ा हुआ है। दीवार के पास कुछ ड्रम्स पड़े हुए थे। पुलिस ऑफिसर भी अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बेला किस उन्हें बताता है कि इसके अंदर शराब नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल है। पेट्रोल इस वजह से क्योंकि आगे चलकर वॉर होने वाली है और उस समय यूरोप के लोगों को पता ही था कि अब वॉर होने वाली है। मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूँ। तो बेला किस कहता है कि पेट्रोल को मैंने इस वजह से रखा है कि आगे चलकर अगर पेट्रोल क्राइसिस आ जाए तो मेरा काम चलता रहे और आसपास के जो लोग हैं उन्हें मैं पेट्रोल बेच सकूं, जिससे थोड़ा बहुत पैसा भी मैं बना लूं। अब ये देखकर पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा, तो इस वजह से तुम ड्रम्स को मंगवा रहे थे। वो बाहर आते हैं, तीनों साथ में चाय पीते हैं। पुलिस वाले चले जाते हैं। बेला किस भी अपने काम पर चला जाता है। आप इन सारी चीजों को ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि आगे चलकर ये सभी चीजें सेंस बनाएगी। तो खैर, एक दिन सिंकोटा के पुलिस स्टेशन में एक बिजनेसमैन आता है। वो पुलिस वाले से बात करता है और कहता है कि आपको मेरे साथ घर जाना होगा। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों। वो कहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है और मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो यहाँ पर नहीं आई, तो क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं। वो आदमी काफ़ी मशहूर था और उसके काफ़ी लिंक्स थे, तो पुलिस वाले मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं वहाँ पर उसकी बेटी होती है। उसका नाम था लुइजा रूजेट। पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। वो बताती है कि कल शाम को वो मूवी देखने गई। उसका इरादा था कि अपने किसी दोस्त के साथ जाए, लेकिन उसकी फ्रेंड को कुछ काम पड़ गया तो टिकट्स बुक थी, तो वो अकेली चली जाती है। जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी लुइजा के पास आकर बात करना शुरू कर देता है। अब लुइजा भी अकेली थी, वो भी टाइम पास के लिए बात करती रहती है। बाद में मूवी शुरू होती है।
दोनों एक साथ मूवी देखते हैं और बातों ही बातों में लुइजा को वो आदमी ठीक लगने लग जाता है। वो आदमी लुइजा को बताता है कि एस्ट्रोलॉजी में उसे काफी महारत है और फॉर्चून टेलर का भी काम वो करता है, मतलब वो फ्यूचर बता सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये बात लुइजा को काफी फैसिनेटिंग लगती है। वो पूछती है कि क्या तुम मेरा फ्यूचर बता सकते हो? वो कहता है कि इसके लिए कुछ सामान चाहिए। वो तो खैर अब मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अपार्टमेंट में आ सकती हो। लुइजा कहती है कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में वो उसकी कार में बैठती है और दोनों आराम से चले जाते हैं, बातें करते हैं। जब वो वहां पर अपार्टमेंट में पहुंचती हैं, वो लुइजा को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि मैं सामान लेकर आता हूं। लुइजा उस चीज को पी तो लेती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उससे याद नहीं। फिर अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है एक रैंडम सी पार्क में और वहां पर वो जमीन पर लेटी हुई, लेकिन ना तो उसके पास उसका पर्स था जिसमें पैसे पड़े थे, ना ही एक भी ज्वेलरी। उसने बहुत महंगी ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो सब कुछ गायब। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा और उसे उठाया तब लुइजा को होश आया। इसके बाद वो सीधा घर जाती है, अपने घर वालों को सब कुछ बताती है। अब ये केस काफी बड़ा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि ओके तुम ये बताओ उस आदमी का क्या नाम था? लुइजा कहती है कि ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका नाम कुछ हॉफ था। उसने मुझे अपना नाम हॉफ बताया। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, वो कैसा था? लुइजा बताती है कि वो ज्यादा लंबा नहीं था और काफी चार्मिंग था। उसे चीजों की काफी नॉलेज थी, मतलब कि वो काफी पढ़ा लिखा लग रहा था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो तुम्हें किस जगह पर लेकर गया, मतलब कि उसका अपार्टमेंट कहां पर था। तो लुइजा बताती है कि मुझे एग्जैक्ट तो कुछ नहीं पता, क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका था, वो कार चला रहा था और काफी अजीब रास्तों से वो लेकर गया, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। पुलिस वालों के हाथ यहाँ पर कुछ नहीं लगता। वो वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, इस केस पर काम शुरू कर देते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी था। मूवी थिएटर में जाते हैं, वहां पर वो कोशिश करते हैं कि उस आदमी के बारे में कुछ पता चले। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या आपने इस लड़की लुइजा को किसी के साथ देखा। वो सिर्फ जानना चाहते थे थोड़ा सा भी कि आखिर वो आदमी था कौन, और थोड़े से कुछ क्लू, कुछ लिंक्स मिल जाए उस आदमी तक पहुंचने के लिए। ये पुलिस वालों की उस समय नीड थी। खैर पुलिस वाले इस केस के ऊपर तो काम कर ही रहे थे, लेकिन इसके एक दिन बाद एक औरत काफी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आती है और वो कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। वो बताती है कि सुबह सुबह मैं घर से चर्च के लिए निकल जाती हूँ, वहां पर काफी टाइम लग जाता है, तो काम करते करते मुझे शाम हो जाती है। शाम के टाइम जब मैं वापस आ रही थी तो पता नहीं मेरा ध्यान कहां पर था और एक टैक्सी वाला बिल्कुल मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर वो कार को चढ़ाने ही वाला था कि तभी एक आदमी साइड से मुझे खींच लेता है और मेरी जान बचा लेता है। उस आदमी को मैं थैंक यू बोलती हूँ और वो आदमी मुझसे बातें करना शुरू कर देता है। उस समय मैं काफी डर गई थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कई बार ध्यान इधर उधर होता है, आप टेंशन मत लो। वहीं पास में एक आइसक्रीम की छोटी सी दुकान थी। वो कहता है कि आप यहाँ पर आओ। आइसक्रीम को वो ऑर्डर करता है, दोनों आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम हॉफमैन है और वो एक ज्वेलर है। यहाँ पर वो आदमी इस औरत की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि आपने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी है, लेकिन जो मेरे पास अब नए आर्टिकल हैं जो मैं बनवा रहा हूँ वो बहुत यूनिक है। इस लेडी को भी बहुत शौक था क्योंकि एक काफी अमीर मर्चेंट की वाइफ थी, तो ये ऐसी चीजें खरीदती रहती थी। वो कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे दिखा सकते हैं क्योंकि मैं खरीदना चाहती हूँ। वो कहता है कि ऐसे में एक एक लोगों को तो नहीं बेचता, कुछ सैंपल मेरे पास घर में पड़े हैं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ पर इस लेडी को वो आदमी ठीक लगता है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम खाते खाते वो कार में बैठ जाती है और दोनों चले जाते हैं उस आदमी जिसका नाम था हॉफमैन उसके घर में। वो आदमी जिसका नाम हॉफमैन था वो एक अपार्टमेंट में रहता था। दोनों ऊपर जाते हैं और वहां पर हॉफमैन उस लेडी को बैठने के लिए कह देता है और उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता है। उसे वो पिलाता है, उसके बाद थोड़ी बातें करता है। हॉफमैन उससे पूछ रहा था आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? वो लेडी कहती है कि नहीं कुछ नहीं लग रहा। फिर एक दो बार फिर से पूछता है आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? वो लेडी कहती है कि नहीं मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा। तभी अचानक से वो पीछे जाता है और उस लेडी का वो गला दबाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में वो आदमी जीत जाता है और तभी वो लेडी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो भी एक रैंडम पार्क से उठती है। सारी ज्वेलरी उसकी गायब हो चुकी थी और जो भी पैसे, जो भी कीमती सामान था वो सब कुछ गायब।
आसपास के लोग भी उसे भी देखते हैं, उठाते हैं, और फिर बाद में जब सारी चीजें पता चलती है तो सीधा अब वो पुलिस स्टेशन आ चुके थे। पुलिस वाले हैरान, 2 सेम टू सेम केस उनके सामने आ चुके थे। किसने किया कुछ नहीं पता। पहली वाली लड़की ने बताया कि एक हॉफ नाम का बंदा, दूसरी वाली ने बताया हॉफमैन नाम का आदमी। इन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं चीजें सेम है, तो ये पूरी कोशिश करते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी एक दिन एक इमैनुअल नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है कि मैं मोनोर नाम की जगह से आया हूँ, और मोनोर सिंकोटा से थोड़ी दूर एक शहर पड़ता है। वो कहता है कि वहां पर मेरे घर के पास एक घर है, और वहां पर एक अकेली औरत रहती है जिसकी उम्र काफी है, 70-75 साल, और उस घर में और कोई नहीं रहता। उसकी एक लड़की की शादी सिंकोटा में हुई थी और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। दरअसल बहुत टाइम हो गया, उस औरत को अपनी बेटी की तरफ से ना तो कोई लेटर आया, जब वो आगे से चिट्ठी भेजती है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और साथ में ना ही वो मिलने को आई। अब अचानक से उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया उसे समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि उसकी बेटी का नाम क्या है। वो बताता है कि उसका नाम श्माइडिक है और उसकी शादी सिंकोटा में एक बहुत वेल्दी बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन वो मर गया। अब घर में वो अकेली रहती है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, उसके घर चलते हैं। वो कहता है कि मैं वहां पर श्माइडिक के घर गया था, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत टाइम हो गया, हमने श्माइडिक को देखा ही नहीं। पुलिस वाले उठते हैं और चले जाते हैं श्माइडिक के घर। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, आसपास के लोगों से फिर से पूछते हैं, कुछ पता नहीं चलता। पुलिस डिसाइड करती है कि घर का जो लॉक था तोड़कर अंदर जाते हैं। पुलिस वाले अंदर जाते हैं। अंदर जाकर सब कुछ नॉर्मल, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ पर आया, कुछ हुआ, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जो आदमी था इमैनुअल, जो कि मनोर से आया था, उसकी माँ की यानी कि श्माइडिक की माँ की कहने पर वो एल्मीरा को चेक करता है, क्योंकि श्माइडिक की माँ ने बताया था कि एल्मीरा को अच्छे से चेक करना। लेकिन इसके बाद जब पुलिस एल्मीरा को देखते हैं तो वहां पर जितने भी ज्वेलरी बॉक्स पड़े थे वो बिल्कुल खाली, और एक डब्बा पड़ा हुआ था जिसमें पैसे होने चाहिए थे, वो भी पूरा खाली। पैसे क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि इमैनुअल ने बताया कि उसकी माँ ने कहा कि वो मेरे से कुछ पैसे लेकर गई थी और वो उसी डब्बे में थे। अब ये देखकर पुलिस को अजीब लगता है कि शायद वो कहीं चली गई होगी, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर वो भला क्यों जाएगी? अगर जाएगी तो बताकर जाए। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस केस के ऊपर काम करते हैं। अब पुलिस वाले वापस आते हैं, इस केस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन उसी शाम को एक और आदमी जो कि सिंकोटा में ही रहता था पुलिस स्टेशन आता है, और वहां पर कहता है कि उसके घर के पास एक लेडी रहती थी, मिसेस वर्गा, और कई दिनों से वो घर नहीं आई। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, कहीं चली गई होगी। वो कहता है कि घर पर ना तो लॉक लगा है, कोई ताला नहीं लगा, ऐसे ही घर छोड़कर वो चली गई। अब पुलिस वाले फिर से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी एक और चीज बताता है कि उसके घर में कोई और नहीं है, वो अकेली रहती है। उसकी शादी पहले हुई थी, लेकिन उसके पति की मौत हो गई। घर में और कोई नहीं, एक विधवा वर्गा सिर्फ अकेली। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, जो औरतें अकेली रहती हैं उनके साथ ये क्या हो रहा है, वो गायब क्यों हो रही हैं। तो खैर उसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं उस आदमी के साथ मिसेस वर्गा के घर। जब वो वहां जाते हैं, सच में ताला नहीं लगा होता। आसपास के और लोगों से पूछते हैं, और वहीं घर के थोड़ा सा आगे चलकर एक ज्वेलरी शॉप थी। पुलिस वाले वहां जाते हैं। पुलिस वाले उस ज्वेलर से पूछते हैं कि आपको उस लेडी के बारे में कुछ पता है जो कि यहाँ पर पीछे रहती है। वो आदमी मिसेस वर्गा को जानता था, यानी कि वो ज्वेलर मिसेस वर्गा को जानता था। वो ज्वेलर पुलिस को बताता है कि हाँ, कुछ दिन पहले वो मेरे पास आई थी और उसने बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास बेची और बाद में कैश लेकर वो यहाँ से चली गई। अब 2 केस अलग आ चुके थे। 2 विडो महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं थे, अकेली रहती थी, घर से गायब हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले श्माइडिक और वर्गा के केस को देखते हैं और कहते हैं कि हमें श्माइडिक की मदर से बात करनी पड़ेगी, और वो चले जाते हैं मोनोर उसकी मदर से बात करने। वहां पर पहुंचकर वो श्माइडिक की मदर से पूछते हैं कि आपको क्या पता चला, और जब श्माइडिक इससे पहले आपसे मिली थी तो क्या क्या बातें हुई। श्माइडिक की मदर बताती है कि श्माइडिक आई थी मेरे पास। वो कहती है कि मैं अब फिर से शादी करने वाली हूँ, और वो कहती है कि मैं शादी करूंगी एक आदमी जिसका नाम है हॉफमैन, और शादी के लिए मेरे से वो पैसे लेकर गई। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने दे दिए, क्योंकि हॉफमैन नाम के उनके पास पहले भी केस आ चुके हैं। अब पुलिस वाले हैरान कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वापस आते हैं, इस केस को और अच्छे से देखते हैं। एक पुलिस की टीम जाती है और जो मिसेस वर्गा थी उसकी फोटोज को प्रिंट कराकर पूरे शहर में लगा देती है।
और कहते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता है तो हमें बताएं। एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है कि मैंने मिसेस वर्गा को देखा है। वो आदमी पुलिस को बताता है कि मैं काम से घर आ रहा था, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि बेला किस कार चला रहा है और उसके साथ एक औरत बैठी हुई है। मैंने ध्यान से इस वजह से देखा क्योंकि बेला किस की वाइफ तो भाग चुकी है। जब मैंने ध्यान से देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही मिसेस वर्गा थी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस सीधा जाती है बेला किस के पास। शाम का टाइम था, बेला किस घर में ही था। पुलिस पूछती है तुम मिसेस वर्गा को कैसे जानते हो? बेला किस कहता है कि कौन मिसेस वर्गा? पुलिस वाले उन्हें बताते हैं, फोटो दिखाते हैं। तो बेला किस कहता है कि अच्छा ये। बेला किस कहता है कि इसका जो हस्बैंड था वो मेरे साथ काम करता था। कई बार हमने छोटे मोटे बिजनेस एक साथ भी किए और थोड़ा इस वजह से ये मुझे जानता था। और इन्होंने घर के अंदर कुछ टीन का काम करवाना था तो मेरे से करवाया था और उसी चलते मैं इनके घर भी गया था। और बाद में मेरा जो वो फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई तो ये मुझे रास्ते में मिली थी और मैंने इससे ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया और इसे इसके घर ड्रॉप भी मुझे करना था क्योंकि रात का टाइम था और ये अकेली आ रही थी। अब यहाँ पर मिसेस वर्गा ने मुझे बताया कि मेरी तो शादी होने वाली है। मैंने पूछा ठीक है, किसके साथ? वो कहती है कि एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर हॉफमैन और वो काफ़ी अच्छा है। ये सुनते ही पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर हॉफमैन है कौन। अब यहाँ पर पुलिस वाले पूछते हैं कि और क्या उसने बताया? बेला किस कहता है कि और तो कुछ नहीं बताया। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ पर छोड़ा? तो यहाँ पर बेला किस कहता है कि मैंने उसे छोड़ा यहाँ पर एक अपार्टमेंट है उसके नीचे और शायद वो घर हॉफमैन का भी हो सकता है। अब पुलिस वालों को मिल चुकी थी सबसे बड़ी लीड, हॉफमैन कौन है और ये सभी लड़कियों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए। फटाफट पुलिस वाले उसी जगह पर जाते हैं। बेला किस उन्हें वो अपार्टमेंट दिखा देता है, घर वापस आ जाता है। पुलिस वाले उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। अपार्टमेंट पूरा खाली, कुछ भी नहीं। कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं। नीचे आते हैं रिसेप्शन पर और बात करते हैं कि यहाँ पर एक आदमी रहता था। जितने भी डिटेल्स वहां पर लिखी थी, फोन नंबर से लेकर एड्रेस, सब कुछ नकली, कुछ भी नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं। मतलब कि अपार्टमेंट तो पता चल चुका था, यहाँ पर रह कौन रहा था पुलिस को नहीं पता था। अब पुलिस वाले समझ आते हैं कि एक बहुत शातिर आदमी है ये जो ये सब कुछ कर रहा है। अब ऐसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। हंगरी की सरकार ने कहा कि जितने भी लोग लड़ सकते हैं, यानी कि यंग एज के जितने भी आदमी हैं, उन्हें वॉर में कंपलसरी आना पड़ेगा देश के लिए। तो कई लड़के, कई आदमी जंग में चले जाते हैं और ऑयल की पूरी शॉर्टेज हो जाती है। अथॉरिटीज से पुलिस को ऑर्डर आता है कि जितने भी लोगों के पास ऑयल रिजर्व पड़े हैं वो इकट्ठा करो और सरकार को दो। पुलिस वाले काम पर लग जाते हैं, लेकिन फिर एक पुलिस वाले को याद आता है कि बेला किस के पास तो काफी ऑयल पड़ा है और इसी दिन के लिए जब शॉर्टेज आएगी पूरे शहर में, इसी दिन के लिए उसने ऑयल संभाल कर रखा था। तो वो जाते हैं बेला किस के घर। बेला किस का घर का दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से मेड जाकोबिक आती है। वो बाहर आती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि बेला किस कहाँ पर है। वो बताती है कि बेला किस तो वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया है क्योंकि उसे भी सरकार ने बुलाया था। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा, और उसका जो ड्रम्स पड़े थे ऑयल के, वो कहती है कि वो तो अंदर ही है लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते। पुलिस वाले कहते हैं क्यों? वो कहती है कि बेला किस ये पूरा घर मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है और मैं ऐसा कर नहीं सकती, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और जिस रूम में ये पूरे ड्रम्स पड़े हैं पेट्रोल वाले, वहां पर तो कोई भी नहीं जा सकता, मैं खुद ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर पुलिस वालों के सामने उस मेड की क्या चलनी थी। पुलिस वाले उसे साइड करते हैं, अंदर चले जाते हैं। वहां पर ताला था और उसकी चाबी मिसेस जाकोबिक के पास नहीं थी। पुलिस वाले लॉक को तोड़ देते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर अंधेरा ही है अंधेरा। जैसे तैसे कर वो अंदर जाते हैं और एक ड्रम को पकड़ते हैं और एक बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर मारते हैं और वो चीज अंदर चली जाती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं, एक अजीब सी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। पुलिस वाले बाहर आते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ड्रम्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक एक कर अंदर 7 ड्रम पड़े हुए थे, 7। उन्हें बाहर निकाल लाते हैं। बाहर गार्डन सा था, वहां पर एक ड्रम को वो खोलना शुरू करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अजीब तरीके की स्मेल बाहर आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे कर पुलिस ढक्कन को खोलते हैं। अंदर से एक औरत की उन्हें लाश मिलती है जिसने बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था
और वो डीकंपोज नहीं हुई थी क्योंकि एक अजीब तरीके का लिक्विड उस ड्रम के अंदर था। सारी बॉडी नीचे, सिर्फ सर ही उसका उस लिक्विड से ऊपर था और सिर्फ सर ही डीकंपोज हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे पुलिस दूसरे ड्रम को खोलती है। उसके अंदर एक आदमी की लाश मिलती है और उस आदमी की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। आस पड़ोस के लोग उस बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही पॉल बिकारी है जो कि बेला किस की वाइफ के साथ भाग गया था। अब ये देखते पुलिस समझ आते हैं कि आगे वाले जो 5 ड्रम पड़े हैं उसके अंदर क्या होने वाला है। सभी ड्रम्स के अंदर लड़कियों की बॉडी मिलती है और एक लिक्विड डाला गया था जिससे बॉडी डीकंपोज नहीं हो रही थी। उसके बाद उस ड्रम वाले को बुलाया जाता है जो कि ड्रम छोड़ने आता था। उससे पूछते हैं तुम्हें पता था ये सब कुछ हो रहा है? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि अच्छा, तुमने कितने ड्रम इन्हें दिए? वो आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ 7 ड्रम है, लेकिन मैंने तो पता नहीं कितने ही ड्रम इन्हें दिए। पुलिस वाले हैरान कि इतने ड्रम कहाँ पर चले गए। फिर बाद में घर के आगे वाले गार्डन और पीछे वाले बैकयार्ड को अच्छे से खोदा जाता है। एक एक कर पुलिस को वहां पर ड्रम मिलने शुरू हो जाते हैं और पूरे घर के अंदर से 24 बॉडीज मिलती हैं, जिसमें सिर्फ एक आदमी की थी, वो था पॉल बिकारी और शायद उसकी वाइफ मारिया की बॉडी भी यहीं पर थी। पुलिस पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ बॉडीज को सीधा ऐसे ही जमीन में दफनाया था, बिना ड्रम के, बिना उस लिक्विड के, जो कि समय के साथ डिकम्पोज होकर एक तरीके के स्केलेटन बन चुके थे। अब पुलिस वाले उन बॉडीज को फोरेंसिक टीम के लिए भेज देती है और बेला किस के घर को अच्छे से वो चेक करने लगते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला उसके बेडरूम में जाता है। बेडरूम नॉर्मल सा अलमीरा को ओपन करता है। अब यहाँ पर पुलिस वाला देखता है कि अलमीरा के अंदर भी एक दरवाजा है। पुलिस वाला वो दरवाजा खोलता है और अपने बाकी पुलिस वालों को भी आवाज लगाता है। मेड भी वहां पर आ जाती है। उस दरवाजे को देखकर वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा। वो टॉर्च से अंदर देखते हैं कि क्या है। वहां पर उन्हें एक लैंप मिलता है। लैंप को वो ऑन कर देते हैं। वो देखते हैं कि रूम में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ है, एक लेजर की चेयर पड़ी हुई है, लेकिन पीछे बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। नीचे वो देखते हैं वहां पर बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए हैं। पुलिस वाले उन्हें गिनते हैं, वो पूरे 72 से 74 बॉक्स पड़े हुए थे। पुलिस वाले किताबें देखना शुरू कर देते हैं। वहां पर किताबें थी हाउ टू इम्प्रेस वुमेन, डार्क रोमांस और साथ में एस्ट्रोलॉजी, पोजेशन, फॉर्चून टेलर, ये सारी चीज़ों की किताबें वहाँ पर रखी हुई थी कि जहर कैसे बनाए, हाउ टू मेक पॉइजन, और किसी को मारे कैसे। अजीब अजीब तरीके की किताबें वहाँ पर पड़ी थी और साथ में कुछ ब्लैक मैजिक और कल्ट की किताबें भी पड़ी हुई थी। ये देखकर साफ कहा जा सकता था कि बेला किस अजीब तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। काला जादू, ब्लैक मैजिक, फॉर्चून टेलर, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो अच्छे से देखता पड़ता था। लेकिन वहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ था। पुलिस वाले उसे खोलते हैं। उसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर के क्लिप्स पड़े हुए थे और वहां पर कुछ एडवर्टीजमेंट थी जिसे काट काट कर बेला किसने रखा था। वहां पर लिखा था कि अगर किसी विधवा महिला को शादी करनी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई न्यूज़पेपर क्लिप्स में लिखा था कि मैं एक 40 साल का विधवा आदमी हूँ और मुझे शादी करनी है, अच्छा कमाता हूँ, मेरा बिजनेस है, ये है। कहीं पर लिखा था कुछ न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और फॉर्चून टेलर, फ्यूचर प्रेडिक्ट मैं कर सकता हूँ, अगर किसी को करवाना है तो आ सकते हैं। वहाँ पर उन एडवर्टीजमेंट में मैक्सिमम जगह पर नीचे मिस्टर हॉफमैन लिखा गया था और हॉफमैन कभी तो फॉर्चून टेलर बन जाता था, कभी 40 साल का एक विडो आदमी बन जाता था और कभी रिश्ते करवाने वाला एक आदमी बन जाता था। यहाँ पर पुलिस को ये पता चल जाता है कि हॉफमैन कोई और नहीं बल्कि बेला किस ही है। पुलिस को यहाँ पर अलग अलग तरीके के बॉक्स नीचे पड़े हुए मिलते हैं। वो बॉक्स क्यों पड़े हुए थे? हर एक बॉक्स में एक लड़की को जो भी लेटर भेजे गए थे और जो भी रिसीव हुए थे वो एक बॉक्स में डाले थे, दूसरे में दूसरी लड़की के, तीसरे में तीसरी लेडी के। ऐसे हर एक बॉक्स में एक लड़की के मैसेज, उसको मैंने क्या भेजना है और उसने मुझे क्या भेजा। वहां पर जितने भी लेटर्स पड़े थे उन्हें पढ़कर ये पता चला कि बेला किस को 174 लड़कियों ने एक्सेप्ट किया था शादी के लिए। 174। और इसने आगे 74 को शॉर्टलिस्ट किया, 100 को निकाल दिया। 100 को क्यों निकाल दिया? इस वजह से निकाल दिया क्योंकि बेला किस सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था
जिनके आसपास कोई नहीं होता था, जो कि जिनकी शादी हुई हो और उनके पति ने उसे छोड़ दिया और घर में कोई नहीं है, फैमिली नहीं है, जो बिल्कुल अकेली औरतें होती थी, ताकि अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए, उन्हें वो मार दे तो कोई पूछने ना आए। और अगर वो किसी से मिलने गया और उसे बाद में पता चलता कि यार इसकी तो फैमिली है, तो उस लड़की से वो बात करना बंद कर देता, उसके लेटर्स का वो जवाब देना बंद कर देता। अकेला बेलाकिस एक टाइम पर 74 लड़कियों से बात करता था। और पर्सनली मैं कई लोगों को जानता हूँ आज के ज़माने में इतनी चीज़ें होने के बावजूद जिन्हें कोई लड़की मैसेज नहीं करती, लेकिन बेलाकिस वॉज अ लेजेंड। सो अब क्या बोल सकते हैं। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम भी अपना काम करती रहती है, लेकिन ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि सभी बॉडीज के अंदर एक बूंद लिटरली खून नहीं था, ब्लड नहीं था, और यहाँ पर सभी के मार्क था, जैसे किसी वेम्पायर ने सारे खून को चूस लिया हो। ये बहुत नई चीज थी। अब बेलाकिस ने सभी बॉडीज के अंदर से खून कैसे निकाला, ये एक अलग ही मिस्ट्री है, और सभी के यहाँ पर ये निशान क्या कर रहा है ये भी नहीं पता। खैर इसके बाद पुलिस वाले सीधा कांटेक्ट करते हैं वहां पर आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी में बेलाकिस चला गया था, और ये सब कुछ बताते हैं कि ये आदमी एक सीरियल किलर है, आप इसे हमारे पास भेजें। आर्मी वाले अच्छे से देखते हैं और कुछ टाइम के बाद पुलिस को जवाब देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं 2 दिन के पहले ही उसकी मौत हो चुकी है बुडापेस्ट के एक हॉस्पिटल में, लड़ाई में चोट लगने की वजह से। अब पुलिस वालों को धक्का लगता है, जिस आदमी को वो ढूंढ रहे थे वो अब मर चुका था, लेकिन केस को क्लोज करने के लिए वो जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें फाइल बंद करनी थी। वहां पर जाकर वो हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लेकिन तभी एक फोटो वहां पर वो बेलाकिस की रख देते हैं। जो नर्स वहां पर काम करती थी वो कहती है कि ये आदमी कौन है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो बेलाकिस है। वो कहते हैं कि ये बेलाकिस नहीं है, ये तो कोई और आदमी है, वो तो एक बहुत लंबा आदमी था, उसकी एज भी सिर्फ 22-23 साल की थी, ये तो कोई और ही आदमी है। यहाँ पर पुलिस अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, बेलाकिस को पता था कि वो पकड़ा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया, किसी और आदमी की बॉडी अपनी जगह भेज दी और उसे अपना नाम दे दिया, पहचान दे दी, और खुद उस आदमी की पहचान लेकर वो वहां से निकल गया। आर्मी से पुलिस वाले कांटेक्ट करते हैं कि ये सब कुछ हो गया। आर्मी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें बेलाकिस कहीं नहीं मिलता। पुलिस वाले समझ आते हैं कि बेलाकिस बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। कई साल बीत जाते हैं। सिंकोटा के लोग चीज नोटिस करते हैं कि वहां पर जो वॉर मेमोरियल था, वहां पर जितने भी लोग मरे वॉर में, सोल्जर्स, उनकी कब्र उस वॉर मेमोरियल में बनाई गई है, और बेलाकिस की भी वहीं पर बनी हुई है। लोग सोचते हैं कि शायद वो वॉर में मर गया, चलो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो तो भाग चुका है। बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन कई सालों के बाद कुछ आदमी पुलिस वालों के पास आते हैं। वो कहते हैं कि जो बेलाकिस भागा है बुडापेस्ट में, मैंने उसे देखा। पुलिस वाले कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि लंदन में उन्होंने बेलाकिस को देखा, लेकिन वहां पर पुलिस वालों को फिर से कुछ नहीं मिलता। फिर साल आ जाता है 1934, न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। एक डिटेक्टिव न्यूयॉर्क की सबवे में यानी कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, और उसने जब ये काम शुरू किया था पुलिस में, जब वो नया नया आया था, बहुत देशों की फाइल्स को पढ़ा था। एक फाइल बेलाकिस की केस की भी उससे मिली थी। बेलाकिस की फोटोज और बाकी चीजों को अच्छे से उसने देखा था। रोज की तरह वो सबवे में बैठा था। वो देखता है कि सामने उसके एक आदमी बैठा हुआ है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जैसे ही वो न्यूज़पेपर नीचे करता है, वो डिटेक्टिव हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बेलाकिस ही था। वो किसी तरीके से उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है। मेट्रो खुलती है, वो बाहर आता है, बेलाकिस चला जाता है आगे। डिटेक्टिव धीरे धीरे उसके पीछे जाता है, लेकिन आगे चलकर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से डिटेक्टिव उसके ऊपर नज़र नहीं रख पाता। लेकिन फिर वो वापस से हंगरी की जो पुलिस थी सिंकोटा की, उनसे कांटेक्ट करता है और सब कुछ बताता है। एक टीम सिंकोटा की न्यूयॉर्क सिटी जाती है, लेकिन इतनी बड़ी न्यूयॉर्क सिटी में उन्हें बेलाकिस कहाँ से मिलने वाला था। अब पुलिस को ये तो पता चल चुका था, ये केस अनसोल्व तो नहीं था कि ये सब कुछ किसने किया, बस सजा नहीं बेलाकिस को मिल पाई। लेकिन बेलाकिस ने ये किया सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से था।
इतनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, शॉर्टलिस्ट करना, वो भी एक क्राइटेरिया के हिसाब से कि किसी के घर वालों को पता ना चल सके। कैसे नहीं पता चलेगा कि उसके घर वाले ही नहीं हैं। उसके बाद में उनसे बात करना, 74 लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया। 24 बॉडीज तो उसके घर से ही मिली थी। अब पता नहीं कितनियों को उसने लूट कर छोड़ दिया। इसका मतलब बेला की वाइफ मारिया कभी भी उस पॉल भिखारी के साथ भागी नहीं थी, और बेला ने ये पूरी कहानी क्रिसमस ईव के दिन उसके भागने वाली झूठी बनाई थी। उसकी जगह बेला ने उन दोनों को मार दिया था। खैर, दिस इज फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आप इस एपिसोड को जरूर देखिए। एक हॉस्टल है, रात के टाइम हॉस्टल में प्रिंसिपल का ही मर्डर हो जाता है और पूरे स्कूल में है सिर्फ 12 बच्चे। अब उन 12 बच्चों में से किसने ये मर्डर किया, ये केस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर जाएं और ज़रूर देखें, और मेक श्योर आपने वन एम शो को ज़रूर सब्सक्राइब किया हो, और स्पॉटिफाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन एम शो।